आप सभी का अपने YouTube चैनल के मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के कार्यक्रम के अंतर्गत देख रहे हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्य काल के बारे में देख रहे हैं। मौर्य काल से जुड़े हुए प्रश्न को आप सबने बेहतर ढंग से हल किया है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पे आप अपने उत्तरों को हमें शेयर कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाती है, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या था। प्रश्न था, अशोक के धम्म की चर्चा करते हुए बताइए कि क्या यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो सबसे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अशोक के धम्म की व्याख्या करते हुए, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा प्रस्तावना में कि अशोक का धम्म है क्या था, उसके बारे में आप बताओगे। इसके बाद आपको कुछ फैक्ट रखने हैं जो आपको लगता हो, जैसे इसमें क्या कहा गया है कि क्या यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। यदि आपको लगता है कि यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था तो आप उसके पक्ष में तर्क दीजिए। यदि आपको लगता है कि ये मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था तो आपको उसके पक्ष में अपना तर्क देना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे। प्रस्तावना में आप बताओगे धम्म के बारे में। धम्म की चर्चा कब से प्रारंभ हुई है, यदि आप देखो तो कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद अशोक ने युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया। जब कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था तो वहीं पे जो सम्राट अशोक जो थे उनका हृदय जो है परिवर्तित हुआ और उन्होंने आगे से रक्तपात ना करने का संकल्प लिया था और उसके बाद से धम्म की संकल्पना सामने आई थी। तो आप लिखोगे कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद अशोक ने युद्ध की नीति का परित्याग कर धम्म की नीति अपनाई। यह कोई विशेष धार्मिक आस्था, व्यवहार या मनमाने ढंग से निर्मित शासकीय नीति नहीं थी। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये जो धम्म था ये कोई शासकीय नीति नहीं थी, ये जबरन राज्य के नागरिकों पर नहीं थोपा जा रहा था। स्वेच्छा से यदि कोई इससे जुड़ना चाहता था तो वो जुड़ सकता था। इसमें यह था कि बल्कि यह एक सामाजिक व्यवहार एवं गतिविधियों के सामान्यीकृत मानदंड थे जिससे जो भी उस राज्य के नागरिक हैं उनको विशेष रूप से जो अहिंसा का मार्ग है उस पर लेकर चला जा सके। विशेष रूप से जो देश के नागरिक हैं, जो उस क्षेत्र के नागरिक हैं, वो अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान करें। धम्म में अशोक का यही कॉन्सेप्ट था। तो प्रस्तावना में आपने धम्म के बारे में बता दिया। अब प्रस्तावना के बाद आप मुख्य भाग लिखोगे और मुख्य भाग में आप बताओगे कि क्या यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो सबसे पहले जब हम धम्म के जो भी उससे फायदे हुए हैं या नुकसान हुए हैं उसके बारे में देखते हैं, तो आप देखोगे कि धम्म का उद्देश्य क्या था। अशोक ने यदि धम्म का संचालन किया तो धम्म का उद्देश्य था क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। यदि इसके उद्देश्य में आप जाते हो तो आप देखोगे कि अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा, कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब जो अशोक का धम्म होता था इसमें यदि आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि अशोक का जो धम्म था उसमें किसी विशेष देवी देवता की पूजा नहीं होती थी। कर्म कांड जो होते थे उस दौरान के, जैसे प्राचीन काल से ही, ये वैदिक काल से विशेष रूप से ये प्रारंभ हुआ था, तो लगातार इन सब चीजों को जो है इसमें मनाही थी, इन सब चीजों को यहाँ पे वर्जित किया गया था। मतलब यदि आप धम्म से जुड़ते हो तो आपको किसी प्रकार के कर्मकांड की जरूरत नहीं है, किसी देवता की आराधना पूजा नहीं करनी है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसने क्या कर दिया कि जो ब्राह्मण धर्म था, जो ब्राह्मण संप्रदाय था, क्योंकि वही लोग कर्मकांड को उस समय बढ़ावा दे रहे थे, तो उनके लिए उन ब्राह्मण जो संप्रदाय उस समय का था वो इसके खिलाफ था। आगे आपको देखने को मिलेगा इसमें कि नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों में धम्म के संदेश को प्रचारित करने के लिए धम्म समाज नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो अशोक द्वारा क्या किया गया था कि एक धम्म समाज नामक संस्था बनाई गई थी जिसके माध्यम से इस धर्म के बारे में, इस जो इनका अशोक का धम्म था इसके बारे में समस्त लोगों में, जो प्रजा थी उसमें प्रचार प्रसार करे। विशेषकर जो नागरिक यहाँ के थे, विशेषकर महिलाएं जो थी, तो नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों में धर्म के संदेश को प्रचारित करने के लिए धम्म समाज नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। आगे आपको देखने को मिलेगा कि प्रचार के लिए स्तंभों एवं शिलालेखों पर संदेशों को उत्कीर्ण कराया गया था। मतलब जो भी शिलालेख होते थे, जैसे आज के समय में प्रचार प्रसार होता है, उसी तरह उस समय में भी जिस माध्यम से प्रचार प्रसार होता था वहां पे धम्म के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता था।
और आप देखोगे कि ये जो संदेश होते थे कोई एक ही भाषा में नहीं होते थे, मतलब भौगोलिक क्षेत्र की जो अलग अलग भाषाएं होती थी, तो समस्त जहां भी, जैसे भारत में भी बहुत सारी बोलियां हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे उस समय काल में जो अलग अलग भाषाएं होती थी, अलग अलग स्थानों की, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों की, तो वहां पे उनके स्थानीय भाषा में इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाता था। जैसे कहीं कहीं आपको ब्राह्मी लिपि में जो संदेश होता है वो ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं अरामाइक लिपि में देखने को मिलेगा, और विशेषकर जो उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप का भाग था वहां पर खरोष्टी लिपि में अशोक द्वारा धम्म का प्रचार प्रसार कराया गया था। इसके बाद यदि आप देखो तो मध्य एशिया समेत श्रीलंका में भी अशोक द्वारा दूतों को भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। और जो धम्म था इसमें था क्या? धम्म का मतलब था कि लोग अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका सम्मान करें। तो इस प्रकार से धम्म की संकल्पना की गई थी। धम्म के माध्यम से क्या हुआ यदि देखा जाए तो धम्म के माध्यम से कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। जबकि दूसरे पक्ष में यदि देखें तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अशोक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर सांस्कृतिक विजय पाई गई। विभिन्न क्षेत्रों पर भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अशोक की प्रतिष्ठा बढ़ी। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्योंकि इन्होंने क्या त्याग किया था? युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था कि अब हमें युद्ध नहीं करना है, साम्राज्य विस्तार नहीं करना है, रक्तपात नहीं करना है। तो इसकी वजह से विभिन्न देशों से इनके मित्रवत संबंध हुए, विभिन्न क्षेत्रों से इनके मित्रवत संबंध रहे, और एक प्रकार से देखा जाए तो इसने मौर्य साम्राज्य के, विशेषकर मौर्य साम्राज्य को बढ़ाने में, फैलने में विस्तृत भूमिका निभाई। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि जो अशोक का धम्म है वो किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से ऐसा प्रतीत होता हो, कोई ऐसा लक्षण दिखता हो जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना हो। इसके बाद यदि आप देखोगे तो धम्म के माध्यम से राजनीतिक एकता स्थापित हुई। पूरे देश में धम्म के माध्यम से राजनीतिक एकता स्थापित हुई, मतलब एक धर्म, एक देश, एक भाषा, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था वो अशोक के धम्म ने लाया। तो इसमें आप समस्त रूप से लिख सकते हो। आपको लास्ट में बताना है कि उपरोक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि अशोक के धम्म ने कहीं भी मौर्य साम्राज्य के पतन में भूमिका अदा नहीं की है। कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि धम्म के कारण अशोक साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य जो है वो पतन की तरफ अग्रसर हुआ, जबकि पतन के कई अन्य कारण थे। जब पतन के कारण आपको बताने होंगे तो उसमें बहुत सारे कारण आपको बता दिए जाएंगे, और उम्मीद करता हूं इस पे एक प्रश्न और दूंगा जिसमें पतन के कारणों पर चर्चा की जाएगी, तो उसमें आप डिटेल से इन चीजों को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और दूसरा प्रश्न जो हमारा था अशोक से जुड़ा हुआ प्रश्न था जो आपको दिया गया है, उम्मीद करता हूं आप सबने उसका भी विस्तृत उत्तर लेखन किया होगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उत्तर लेखन कार्यक्रम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।